नमस्कार बच्चों। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग के तो हम ऑब्जेक्टिव्स कर ही रहे हैं। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग में जो हमारी बुक है उसी के पीछे से मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लिए हैं। पहले हम इनको कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ कंपटीशन की बुक से भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो जैसे इसमें पहला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने 5 ही क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं इन 5 को ही समझा देता हूँ आपको कि कंपनी अधिनियम है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम जब बना हम उसको बोल देते हैं। तो कंपनी अधिनियम 1956 में बना, और जो इस समय संशोधित हुआ है वो आपका 2013 है। अंश आवंटन खाता कैसा खाता है? वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, या नाम मात्र खाता है? हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि ये जो खाते हैं ये व्यक्तिगत खाते होते हैं, जैसे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये सब व्यक्तिगत खाते होते हैं। होता है क्या है कि हमें जैसे किसी से पैसे मिले, आपने जब अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ी तो उसमें जनरल एंट्रीज आपको सिखाई गई। तो राम से आपको अगर पैसे मिले तो आप एंट्री क्या बनाते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अब क्योंकि हज़ारों लोग शेयर अप्लाई करते हैं, तो मैं हर किसी का नाम तो लिख नहीं सकता, और मैं हर किसी का नाम लिखूंगा तो फिर मुझे इतने सारे अकाउंट्स ओपन करने होंगे। तो जो मुझे पैसे दे रहे होते हैं उनका मैं डिफरेंटली एक ही कॉमन अकाउंट खोल देता हूँ, जिनको मैं शेयर एप्लीकेशन बोलता हूँ। फिर बाद में जब उनसे अलॉटमेंट के का नाम पे पैसे मांग लेते हैं, तो ये व्यक्तिगत खाता होता है। अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। देखिए, अगर आप किसी ने आपको पहले कॉल दे दी, शेयर होल्डर ने, टाइम तो आया नहीं और आपने उससे पैसे भी मांगे ही नहीं, उसने पहले ही पैसे दे दिए, तो ऐसी जितनी भी इनकम्स होती है वो ना आपकी प्रॉफिट हुए ना आपके लॉस हुए, तो वो क्या हुए? आपकी लाइबिलिटी हुए। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हमारे खर्चे आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमारे इनकम आती है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं जा सकती, ये हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाई जाएगी, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। फिर है अंश निर्गमन कटौती खाता, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। मैं आपको क्लास में बता चुका था कि एट प्रेजेंट कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन बना के दे रखा है, पहले डिस्काउंट पे शेयर इशू होता था, तो एक तरीके से ये लॉस थे। ठीक है, अब लॉसेस थे, ये इतने ह्यूज लॉसेस होते थे कि हम इनको पीएनएल के डेबिट में नहीं दिखा पाते थे। तो हम क्या करते थे, इनको धीरे धीरे करके पीएनएल के डेबिट में दिखाते थे, और बाकी जो बैलेंस होता था उसको बैलेंस शीट में दिखा देते थे। ठीक है, तो ये एक फिक्टिशियस एसेट्स मानी जाती थी, कृत्रिम संपत्ति मानी जाती थी। तो ये एसेट साइड पे दिखाई जाएगी बैलेंस शीट के। ठीक है, प्राप्त प्रीमियम देखिए, जो आजकल है, मैंने आपको बताया था उसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रतिभूति संचय खाता, प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता, तो प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को हम, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, तो हम इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में। ठीक है, यहाँ पे जाता है। इसके आप देखेंगे कंपनी के अंतिम खाते उन्होंने बताए हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। लाभानी नियोजन खाते में कौन सी मत दिखाई जाएगी? तो देखिए, लाभानी नियोजन खाते में ये कह रहे हैं कि आयकर के लिए प्रावधान आप दिखाएंगे, हिरास के लिए प्रावधान आप दिखाएंगे, और संदिग्ध ऋण के लिए आप प्रावधान दिखाएंगे, या सामान्य संचय में आप प्रावधान दिखाएंगे। एक्चुअली में इसमें भी, क्योंकि अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो है लाभानी नियोजन खाता नहीं बनता है। ठीक है, अब जो बनता है वो सीधे सीधे एक अकाउंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको समझना चाहें तो मैं ऐसे बता दूंगा कि जैसे जब कोई कंपनी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेती है अपना, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है कि हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना हम रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करें, तो वहाँ पर नियोजन की बात आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है सामान्य संचय में किया गया अंशदान, ये कोई बाहर वालों को खर्चा नहीं दे रहे हैं। सामान्य संचय मतलब क्या है? मैं अपनी ही कंपनी में मैंने रिजर्व बना रखा है, वहाँ पर मैं इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो ये नियोजन में आ सकता है। आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाया जाना चाहिए। तो भाई, इनकम टैक्स मैंने किसी को एडवांस दे दिया, सरकार को एडवांस टैक्स दे दिया, तो मैं अगर किसी को एडवांस पैसा दे रहा हूँ तो मेरी एसेट्स है। ठीक है, जब तक मेरा टाइम पूरा नहीं होता है तो ये एसेट साइड में दिखाई जाएगी। बंधक ऋण दिखाया जाता है, तो बंधक ऋण भाई लोन से ही पता चल रहा है, लाइबिलिटी है, तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आपको दिखाना चाहिए। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ठीक है, कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष क्या है? तो बोल रहे हैं क्या ये आयोजन है,
क्या ये आधिक्य है, क्या ये चालू दायित्व है, या ये ऋण है। तो हमने बताया कि ये आयोजन है, प्रोविज़न है। भविष्य निधि क्या है? भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपको पता ही क्या होता है। प्रोविडेंट फंड होता है हम कर्मचारी की पैसे में से ही उसकी कुछ पैसा कट कर लेते हैं, उसको देते नहीं है, वो बाद में देंगे, तो हमारी लायबिलिटी है ये। ठीक है, चालू दायित्व है हमारा, हमको पैसा बाद में वापस करना होगा। अब इसके बाद आप देखिए, उन्होंने है कंपनियों का संविलियन। ठीक है, भारतीय लेखांकन मानक 14 के अनुसार क्या लिखा है उन्होंने। पहला क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक कंपनियों जो एक साथ व्यापार कर रही हों एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाकर काम करती हैं। देखिए, दो कंपनियां जब एक साथ मिल जाएं और एक नई कंपनी बनाएं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कंपनियों का अस्तित्व ख़त्म हो गया, क्योंकि वो नई कंपनी बनाने की बात कर रही है। तो इसको एकीकरण बोलते हैं। अगर एक कंपनी दूसरे में जाके मिल जाए तो एक का अस्तित्व खत्म होगा, दूसरे का अस्तित्व बना रहेगा, तो उसको संविलियन बोलते हैं। ये एकीकरण है। फिर क्या है, एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्ययों में मितव्ययिता लाना, वितरण में सुगमता लाना, प्रतिस्पर्धा का लोप करना, उपयुक्त सभी होता है। एकीकरण हो जाएंगे, दो कंपनियां मिलके नई कंपनी बना लेंगी, तो उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, उसमें क्या फ़ायदा होगा? व्यय हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, और वितरण हमारा आसानी से हो पाएगा, और हमारा कंपटीशन भी, प्रतिस्पर्धा भी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर है लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल वह है जो कि भुगतान योग्य होता है। कि उसमें क्या बोला गया है, तो अंशधारियों को जो पेमेंट करते हैं उसको हम क्रय प्रतिफल बोलते हैं। हस्तांतरक कंपनी में एकीकरण समायोजन खाता खोला जाता है। किस लिए कह रहे हो? हस्तांतरण संपत्तियों के समामेलन हेतु, वैधानिक संचयों के समामेलन हेतु, हस्तांतरक कंपनी के दायित्वों के समामेलन हेतु, या अदृश्य संपत्तियों के समामेलन हेतु। मैंने आपको क्या बताया था? देखिए, एकीकरण दो प्रकार का होता है, आपको पहले मैंने बताया था वहाँ पर भी। एक होता है विलय की प्रकृति का, और एक होता है क्रय की प्रकृति का। जब विलय की प्रकृति का होता है तो उसमें सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, चाहे वो वैधानिक संचय हो या आम हो। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं क्रय की प्रकृति में, तो क्रय की प्रकृति में वो सारे संचय एज इट इज़ नहीं आते, केवल वैधानिक संचयों को वहाँ पे लिखा जाता है। उसके लिए हम एकीकरण समायोजन खाता खोलते हैं। एकीकृत कंपनी का प्रतिफल दिया जाता है विनियोजित पूंजी से, चालू संपत्ति से, चेक से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तो भाई हम तो प्रतिफल कैसे देते हैं? शेयर्स के थ्रू दे सकते हैं, है ना। तो प्रतिफल हमें मोस्टली तो हम शेयर्स के थ्रू ही देते हैं, पैसा उनको देते हैं। भाई नई कंपनी जब खोल रहे हैं तो उसमें हम उनको शेयर्स तो देंगे। शुद्ध संपत्ति का क्रय प्रतिफल के ऊपर आधिक्य क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब है शुद्ध संपत्ति ज़्यादा हो गई है, क्रय प्रतिफल हमारा कम हो गया। आप खुद सोचिए, संपत्तियाँ आपको ज़्यादा मिल गई, प्रतिफल आपको कम देना पड़ रहा है, तो इट्स अ साइन ऑफ बेनिफिट। ये आपका बेनिफिट का साइन है। तो ये आपका क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। हिंदी में बेटा इन्होंने गलत लिखा है, इसको पूंजी संचय बोलना चाहिए। ये कैपिटल रिजर्व हो गया। अगर ये उल्टा हो जाता कि भैया शुद्ध संपत्ति कम हो जाती और क्रय प्रतिफल ज़्यादा हो जाता, तो ये क्या बन जाता? ये ख्याति बन जाता। ठीक है, ये गुडविल बन जाता है उस केस में। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और टॉपिक्स को ले लेते हैं इसमें। होल्डिंग कंपनीज को एक दिन में अलग किसी और दिन लेंगे। कंपनी का समापन ले लेते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि कंपनी का समापन होता है व्यापार बंद करने से, संपत्तियां बेचने से, वैधानिक अस्तित्व समाप्त होने से, अंतर नियमों द्वारा। तो देखिए भाई, बिजनेस बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने बिजनेस बंद कर दिया, थोड़े समय के लिए बंद हो सकता है। संपत्तियां बेचने से भी नहीं होता, एसेट्स बेची जा सकती हैं। वैधानिक अस्तित्व अगर आपका समाप्त हो गया, क्योंकि वैधानिक अस्तित्व से ही आप आए थे, अगर वो समाप्त हो जाता है तो कंपनी समाप्त मानी जाती है। आंसर इज सी।
कंपनी अधिनियम की किस धारा में समापन संभव है? ठीक है, ये तो बेटा हमको रटने ही पड़ते हैं, तो ये 425 इसका आंसर है, आप इसको याद कर लीजिएगा। न्यायालय द्वारा समापन कब संभव है, इसका भी सेक्शन याद कर लीजिएगा, बी 433। न्यायालय द्वारा समापन हेतु आवश्यक है साधारण प्रस्ताव, असाधारण प्रस्ताव, साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा और विशेष प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, तो इसमें होता है कि न्यायालय द्वारा समापन संभव होगा जब विशेष प्रस्ताव होगा। विशेष प्रस्ताव का मतलब जब आप मीटिंग में प्रपोजल रखेंगे तो कम से कम 75% आपके फेवर में होने चाहिए। निम्नलिखित परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा समापन संभव है, यानी कब न्यायालय समापन कर सकता है? कंपनी ने वैधानिक सभा ना बुलाई हो, कंपनी का जीवन काल समाप्त हो गया हो, सदस्यों ने ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पास कर दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर कंपनी की लाइफ ख़त्म हो गई तो उसमें न्यायालय की ज़रूरत ही क्या है, वो तो ऑटोमेटिकली फिनिश हो गई। सदस्यों ने ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव, जब इच्छा ऐच्छिक रूप से उन्होंने मान लिया है, वॉलेंटरी वो कह रहे हैं कि कंपनी समाप्त कर दो, तो उसमें भी न्यायालय की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपनी ने वैधानिक सभा नहीं बुलाई। वैधानिक सभा क्या होती है, अगर आपकी कंपनी बन गई है तो उसके एक टाइम के अंदर 6 महीने के अंदर आपको एक सभा बुलानी पड़ेगी जिसमें सारी डिस्कशन होंगे। अगर आपने वही नहीं बुलाई तो ये कानून का उल्लंघन हो जाएगा, तो न्यायालय उस कंडीशन में आपकी कंपनी को समाप्त कर सकता है। न्यायालय से समापन का आदेश प्राप्त होने पर इसकी सूचना देना आवश्यक है, यानी न्यायालय से आपको आदेश मिल गया है तो इसकी सूचना आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, जो कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी, कानून के उसमें कंपनी की जानकारी जिसके पास होती है उसको आपको बताना पड़ेगा। सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन करने पर संचालकों द्वारा की जाने वाली घोषणा है व्यापार प्रगति घोषणा, शोधन क्षमता की घोषणा, समापन की घोषणा और निस्तारक नियुक्ति की घोषणा। तो इसको बोला है कि सदस्यों द्वारा जब ऐच्छिक समापन करने पर संचालकों द्वारा जो घोषणा की जाती है वो शोधन क्षमता की घोषणा होती है। इसका आंसर हो गया आपका बी। फिर है, न्यायालय द्वारा समापन की स्थिति में ऋणदाताओं की सभा बुलाई जाती है समापन तिथि के 2 माह में, न्यायालय आदेश के 2 माह में, निस्तारक की नियुक्ति के 1 माह में। यह सभा बुलाना आवश्यक नहीं है, समापन तिथि के 2 माह में आपको बुलानी होगी। ये वाले जो हैं बेटा, इसमें आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, कंपनी के समापन पर संदिग्ध दायित्व हैं, तो संदिग्ध दायित्व तो आपके हो गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, सुरक्षित लेनदार 15,000 रुपये है और गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये है, तो आधिक्य क्या प्रकट करेगा? संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य में जुड़ेगा, असुरक्षित लेनदारों में शामिल होगा, न्यूनता में जुड़ेगा या दायित्व में से घटेगा? तो आंसर है संपत्ति का जो वसूली योग्य मूल्य है उसमें वो जुड़ जाएगा, जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है। लेनदार 8,000 रुपये के हैं और गिरवी रखी हुई संपत्ति का मूल्य 6,000 रुपये है। ठीक है, 8,000 के हैं और गिरवी हमने रख दिए 6,000 के, तो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे? तो बाकी बचे हुए आपके अनसिक्योर्ड हो जाएंगे, क्योंकि 8,000 में से 6,000 पे तो सिक्योरिटी आपने दे दी, बाकी बचे 2,000 वो अनसिक्योर्ड हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूचनाओं में आप पूर्वाधिकार लेनदार बताइए। व्यापारिक लेनदार हैं 10,000 के, ऋण पत्र हैं 50,000 के, आयकर है 2,000 का, कर्मचारी का 1 माह का वेतन है 2,700 रुपये का। तो इसमें आपका हो जाएगा कि क्रेडिटर्स हैं तो वो तो प्रेफरेंशियल होते नहीं हैं, पूर्वाधिकार ऋण पत्र भी नहीं होते, इनकम टैक्स सरकार को देना होता है तो ये प्रेफरेंशियल होता है, कर्मचारी का 1 माह का वेतन भी प्रेफरेंशियल है। तो यही 2 हैं केवल पूर्वाधिकार, बाकी सारे जो हैं वो असुरक्षित हैं। ठीक है, तो 4,700 रुपये इसमें आपका पूर्वाधिकार हो जाएंगे। कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं? धनदाता कहे जाते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूटरीज, तो इसमें लेनदार, ऋणदाता, अंशधारी, अदत्त राशि तक अंशधारी। तो कंट्रीब्यूटरीज इसमें होते हैं आपके अदत्त राशि तक जो अंशधारी हैं वो। इसका मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स ने अगर कुछ पैसे नहीं दिए हैं तो उन पैसे को वो उनको देना पड़ेगा।
ठीक है। ये 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये वो दे चुके हैं, तो 2 रुपये उनसे मांगे जाएंगे, तो 2 रुपये भी उनको देने पड़ेंगे। फिर निर्धारित अवधि के अंत में निस्तारक विवरण प्रस्तुत करता है यदि समापन न्यायालय द्वारा किया गया हो। यदि न्यायालय ने समापन किया है तो निस्तारक वो जो स्टेटमेंट बनाएगा वो कहाँ पर देगा, तो उन्होंने कहा न्यायालय के सामने ही उसे रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भुगतान किसका होगा? मूल्यांकक का पारिश्रमिक, निस्तारक का पारिश्रमिक और पूर्वाधिकार लेनदार वैधानिक व्यय। सबसे पहले वैधानिक व्यय होते हैं। अंतर नियमों में व्यवस्था न होने पर समस्त भुगतानों के बाद शेष बची हुई राशि को बांटा जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। फिर है निम्नलिखित में से न्यूनता बढ़ाने वाली मद है। न्यूनता बढ़ाने वाली मद, तो देखिए भाई प्रॉफिट से तो न्यूनता जो होगी वो कम होगी, है ना, डिफिशियंसी, लेकिन हानि से वो बढ़ जाती है। ठीक है, कमी हानि से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो गया इसका बी। तो आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और चैप्टर्स का लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक यू।